बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग चैंग मुसन्निफ इब्न सफ़ी। चौथा बाब जलजले का सफ़र। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ। इसे इमरान पायलट कर रहा था। इमरान के जिस्म पर इनमें से एक की वर्दी थी, जिन्हें बेहोश करके गार में डाल आए थे, और जोसेफ ने गौताखोरी का लिबास पहन रखा था। इसे हेलीकॉप्टर का रुख इस चट्टान की तरफ मोड़ दिया, जिसके उकुब से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। नीचे से वो धुआं बिल्कुल ऐसा ही लगा था जैसे किसी मिल की चिमनी से निकल रहा हो, लेकिन ऊपर पहुंचकर हकीकत मुनकशिफ हुई। धुएं का मखरज किसी गार का छोटा सा दहाना था। जरा देख तो धुआं किस तरफ जा रहा है, इमरान जोसेफ के कान से मुंह लगाकर बोला। वो इसके बराबर ही बैठा था, मशरिक की तरफ। जोसेफ ने कहा, कितनी अजीब बात है, इमरान बोला। क्यों बॉस, जोसेफ ने पूछा। हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है, लिहाजा धुएं को भी मगरिब ही की सिमत में जाना चाहिए, लेकिन वो ना सिर्फ मशरिक की तरफ जा रहा है, बल्कि हवाएं इसके हजम को मुंतशिर भी नहीं कर सकती, इमरान ने कहा। वाकई बॉस, ये बात तो है। खुदा की पनाह, क्या बदरूहों का जजीरा है, जोसेफ ने कहा। बकवास की तो नीचे फेंक दूंगा, इमरान बोला। जोसेफ बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में हंसा जैसे इसने ये बात इमरान को छेड़ने के लिए कही हो। हेलीकॉप्टर इसी सिमत में प्रवास करता रहा जिधर धुआं जा रहा था। तुम भी उधर ही जा रहे हो बॉस, जोसेफ बोला। क्या तू देखना नहीं चाहता कि हैरतअंगेज धुआं किधर जा रहा है, इमरान ने कहा। ये बॉस, मैं कोई लड़की तो हूं नहीं कि धुएं के पीछे भागता फिरूं, जोसेफ बोला। बहुत चहक रहा है, क्या बात है, इमरान बोला। क्या तुम्हें मेरी खुशी बुरी लग रही है बॉस, जोसेफ ने कहा। खुशी की किस बात की, इमरान ने कहा। यहाँ तुम सिर्फ मेरे बॉस हो, तुम्हारे आसपास और कोई ऐसा आदमी नहीं पाया जाता जिससे तुम हंसकर बात कर सको, जोसेफ बोला। हाय, क्या मतलब, इमरान ने कहा। मुझे समझने की कोशिश करो बॉस, जोसेफ ने कहा। यहाँ इतनी दूर इस वीराने में लाकर समझाएगा, इमरान ने कहा। इसे इस तरह समझो कि जब पहले के बाद दूसरा बच्चा होता है, तो पहला बच्चा दूसरे से महज इसलिए जलन महसूस करता है कि माँ बाप की ज़्यादातर तवज्जो उसी की तरफ होती है। तो मेरे बाप, मुझे वैसा ही बच्चा समझा करो, जोसेफ ने कहा। अच्छा बूढ़े बेबी, अब मैं ख्याल रखूंगा, इमरान ने कहा। इस मोहब्बत में अकल को दखल नहीं है बॉस, जंगल में ऐसी ही मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, जोसेफ बोला। ओह जोसेफ, मेरे सादतमंद बूढ़े बेटे, मुझे बोर ना करो। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, कान पक गए हैं, इमरान बोला। जोसेफ फिर हंस पड़ा और बोला, शायद ताहिती वाली लड़की ने तुम्हें बहुत बोर किया है। इमरान कुछ ना बोला। बहुत दूर स्याह रंग का एक पहाड़ सा नजर आ रहा था। ओह बॉस, शायद वही है, धुएं का हिसार। मेरा भी यही ख्याल है। हमें यहीं से वापस हो जाना चाहिए, और अब ये धुआं इस तक हमारी रहनुमाई कर सकेगा, इमरान ने कहा। इसे हेलीकॉप्टर को भी फिर उसी तरफ मोड़ लिया जिधर से रवानगी हुई थी। मैंने साफ देखा था बॉस, ये धुआं इसी हिसार में जम हो रहा था, जोसेफ ने कहा। हाँ, यही बात है। अगर ये हेलीकॉप्टर हाथ ना लगता, तो हम ना जाने कब तक भटकते रहते, और अब थोड़ी सी तफरीह होगी। वो दोनों होश में ना आए होंगे, इमरान ने कहा। जोसेफ कुछ ना बोला। इमरान ने ठीक उसी जगह हेलीकॉप्टर को लैंड किया जहाँ से उड़ा था, और फिर वो दोनों नीचे उतरकर गार की तरफ चल पड़े। अब हम इन दोनों को उठाकर लाएंगे और डॉक पर डाल देंगे, इमरान ने कहा। इससे क्या होगा बॉस, जोसेफ ने पूछा। अगर वो दोनों गायब हो गए तो इनके साथियों को तशवीश होगी, और हो सकता है कि इन्हें तलाश करने के सिलसिले में हम तक आ पहुंचे, इमरान बोला। ये बात तो है, जोसेफ ने कहा। अगर वो डॉक ही पर होश में आए तो अपनी बेहोशी को कोई मायने ना पहना सकेंगे, इमरान बोला। वाकई खासी तफरीह रहेगी बॉस, जोसेफ हंसकर बोला। वो दोनों अभी बेहोश थे। इन्हें इनके कपड़े दोबारा पहनाए गए। अब एक को तुम उठाओ और दूसरे को मैं उठाता हूँ, इमरान बोला। इस तरह वो दोनों अपने सामान समेत एक बार फिर डॉक पर पहुंचा दिए गए। अब इमरान और जोसेफ चट्टान की ओट से इनकी निगरानी कर रहे थे। करीबन आधे घंटे के बाद इनमें से एक आदमी ने करवट ली और कुछ देर तक हाथ पैर चलाता रहा, फिर उठकर बैठ गया। इसका साथी अभी बेहस हरकत पड़ा हुआ था। वो बुखलाकर इस पर झुक पड़ा और झिंझोड़ झिंझोड़ कर आवाजें देने लगा। जोसेफ के दांत निकल पड़ रहे थे। अंदाज बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे का सा था जो अपनी किसी शरारत से महसूस हो रहा हो। कुछ देर बाद दूसरा भी होश में आ गया और दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को घूरते रहे। फासला ज़्यादा होने की बिना पर यह मालूम ना हो सका कि फिर इनके दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू हुई।
बहरहाल गौताखोरी का लिबास पहनने वाले ने शायद पानी में उतरने का इरादा मुलतवी कर दिया था। अपना सामान उठाकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। ये तो कुछ भी ना हुआ बॉस, जोसेफ बोला। तुम क्या चाहते थे? इमरान ने पूछा। इसे गौता तो लगाया ही नहीं, जोसेफ ने कहा। हेलीकॉप्टर की आवाज़ से फिजा मुर्ताज हो गई। वो इसी सिमत में प्रवास कर रहा था जिधर से आया था। आखिर उधर क्या है बॉस? जोसेफ मगरिब की तरफ हाथ उठाकर बोला। मेरा ख्याल है कि इधर इसी गोदी के निगरान रहते हैं, इमरान ने कहा। अब हमें क्या करना है बॉस? जोसेफ ने पूछा। फिलहाल हमें ये देखना है कि इस धुएं का इखराज कितनी देर तक होता रहता है। रात को भी ये सिलसिला कायम रहता है या नहीं। मैंने वो जगह भी देख ली है जहाँ से हम इस चट्टान पर पहुँच सकेंगे। अगर रात को भी धुआं बरकरार रहा तो ज़्यादा आसानी होगी। इमरान ने जोसेफ को तैयार रहने का इशारा किया था। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही वो फिर गार से निकल आए थे और इसी चट्टान की तरफ बढ़ने लगे जिसकी ओर से डॉग की निगरानी कर रहे थे। इस बार फिर दो आदमी आए थे और दोनों ने गोताखोरी के लिबास पहन रखे थे। दोनों ने एक साथ गोते लगाए। इनमें से एक के हाथ में टॉर्च थी और दूसरे ने औजार का थैला संभाल रखा था। लेकिन 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो पानी की सतह पर उभरते देखे गए और जिस अंदाज में डॉक पर पहुंचे थे, इससे तो यही जाहिर होता था जैसे किसी वजह से बौखलाहट में मुब्तला हो गए हों। वो डॉक पर पहुंचकर दम भी नहीं लेने पाए थे कि पानी की सतह पर भूचाल सा आ गया। कोई स्यासी शय सतह पर उभर रही थी। ओहो, आप दोस्त किश्ती? इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। जोसेफ कुछ ना बोला। वो किसी शिकारी कुत्ते की तरह इस जानिब निगरान था। दोनों गोताखोर डॉक पर खड़े आबदोज को देख रहे थे। ठीक इसी वक्त फिर किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। ओहो, ये तो मशरिक की तरफ से आ रहा है। चलो गार में, वरना हम देख ली जाएंगे। यह हेलीकॉप्टर हकीकतन इसी सिम से आ रहा था जिधर उन्होंने धुएं का हिसार देखा था। जोसेफ गार की जानिब दौड़ गया, लेकिन इमरान इसी चट्टान की एक दरार में दुबक गया। हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से गुजरता हुआ डॉक की तरफ जा रहा था। फिर से महसूस किया कि वह हेलीकॉप्टर भी डॉक पर ही लैंड कर रहा है। इमरान दोबारा इसी जगह पर पहुंच गया जहां से डॉक की तरफ झांकता रहा था। बाद में आने वाले हेलीकॉप्टर से सिर्फ एक आदमी उतरा। दूसरी तरफ आबदोज के बालाई हिस्से से 3 अफराद बरामद हुए जो यके बाद दीगरे डॉक पर पहुंच गए। उन्होंने गोताखोरों के करीब पहुंचकर कुछ कहा था। जवाब में भी वो हाथ हिला हिलाकर कुछ कहते रहे। फिर इमरान ने इन्हें दोबारा गोते लगाते देखा। आबदोज से उतरने वाले तीनों अफराद बाद में आने वाले हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे। इमरान फिर दरार में चला गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ और वो मशरिक ही की तरफ प्रवास कर गया। इमरान गार की जानिब चल पड़ा। क्या हुआ बॉस? जोसेफ ने उसे देखते ही सवाल किया। आप दोस्त से 3 आदमी उतरे थे जिन्हें बाद में आने वाला हेलीकॉप्टर मशरिक की तरफ लेकर गया। वो दोनों गोताखोर फिर पानी में उतरे हैं, इमरान ने कहा। बहुत गहरे मालूम होते हैं ये लोग। क्या रास्ता बनाया है आप दोस्त के लिए? जोसेफ ने कहा। रोशनी जो शिगाफ के दहाने से निकलती थी शायद इसी आबदोज की रहनुमाई के लिए थी, इमरान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। हमें यहाँ से हट चलना चाहिए। रोशनी गायब हो जाने की वजह मालूम होने पर आसपास जरूर हंगामा बरपा होगा, इमरान ने कहा। जोसेफ कुछ कहना ही चाहता था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान ने स्विच ऑन किया। कहीं से आवाज़ आ रही थी। तारीख मुहिम, तारीख मुहिम, तारीख मुहिम, इमरान ने जवाब दिया। सुबह से कई बार रब्ता करने की कोशिश की जा चुकी है, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मसरूफियत थी। क्या खबर है? इमरान बोला। पिछली रात वो जजीरा गर्क हो गया जहाँ मेंढक ने जश्न मनाया था, आवाज़ आई। गर्क हो गया? मैं समझा नहीं, इमरान के लहजे में हैरत थी। खबर है कि ज़बरदस्त जल्जले के नतीजे में ऐसा हुआ। समुद्र में ऐसा तलातम हुआ कि मेंढक की किश्ती तबाह हो गई। हमने इसके एक एक फर्द को बचा लिया था और वो सब हमारे जहाज़ पर थे, आवाज़ आई। थे से क्या मुराद है तुम्हारी? इमरान ने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। बताता हूँ। हमारा जहाज़ मुतालिका जजीरे की समुद्री हदूद में चक्कर लगा रहा था, महज इसलिए कि हम तुमसे करीब ही रहना चाहते थे। अचानक जजीरे की जंगी किश्तियों ने जहाज़ को घेर कर तलाशी ली। फिर मेंढक पहचान लिया गया और वो इसे पकड़ कर ले गए। हमने इन्हें अपनी हुकूमत की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया कि अगर मेंढक को कोई कज़न पहुंचा तो हमारी हुकूमत सख्ती से नोटिस लेगी, आवाज़ आई। वो तुम्हारे जहाज़ ही को घेर कर अपने साहिल पर क्यों नहीं ले गए? इमरान ने पूछा। होना तो यही चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, आवाज़ आई। और वो लोग कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। वो सब हमारे ही साथ हैं, इन्हें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, आवाज़ आई। जजीरे की जिम्मेदार शख्सियत को बाज़ाब्ता अल्टीमेटम भिजवाओ। वाकई अगर मेंढक को कोई गज़न पहुंचा तो तुम्हारी हुकूमत के लिए बाइस शर्म होगा।
क्योंकि तुमने उसे पनाह दी थी, इसकी जान बचाई थी। इमरान ने कहा। ऐसा किया जा चुका है। हमने वायरलेस पर इस जिम्मेदार शख्स से रब्ता कायम करके वार्निंग दे दी है, आवाज़ ने कहा। ठीक है, इमरान बोला। कोई रिपोर्ट? आवाज़ आई। कोई खास नहीं, काम जारी है। मेरे साथियों का खास ख्याल रखा जाए, दोनों लड़कियों को कोई तकलीफ ना होने पाए, इमरान ने कहा। इनमें से एक तुम्हारे लिए हर वक्त रोती रहती है, आवाज़ आई। खुदा उस पर रहम करे। इख्तिताम, इमरान ने कहकर स्विच ऑफ कर दिया। पूरी बात समझ में नहीं आई बॉस, जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। इमरान उसे बेलोपेको जजायर के इस मखसूस जजीरे की तबाही से मुतालिक बताने लगा, जहाँ फ्रॉग और इसके साथियों पर हेलीकॉप्टरों से बमबारी हुई थी। और फिर मोकारो की गिश्ती पुलिस ने लुइसा के स्टीमर पर छापा मारकर फ्रॉग को गिरफ्तार कर लिया और इसे अपने साथ ले गई। ये तो बहुत बुरा हुआ बॉस, जोसेफ ने कहा। फिक्र ना करो, वो उसे मार ना सकेंगे, क्योंकि हुकूमत फ्रांस इसकी हलीफ बन गई है। सकावा की हुकूमत को फ्रांस की तरफ से वार्निंग दे दी गई है, इमरान ने कहा। खैर, अब हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मुनासिब ये होगा कि धुएं के इस हिसार की तरफ ही बढ़ चलें, इमरान ने कहा। बहुत अच्छा बॉस, जोसेफ ने कहा और सामान समेटने लगा। साकावा ने बुलंद आहंग कह कहा लगाया। खबर उसके लिए बेहद खुशगंद थी। इसने खबर लाने वाले से कहा, फ्रॉक की गिरफ्तारी के लिए जो इनामी रकम मुकर्रर की गई थी, इस मुहिम में हिस्सा लेने वालों में तकसीम कर दी जाए। साकावा बोला। बहुत बेहतर योर ऑनर, आने वाले ने कहा। क्या प्रिंस हरबंडा भी स्टीमर में थे? साकावा ने पूछा। नहीं योर ऑनर। मालूम करो, साकावा बोला। स्टीमर की तलाशी लेने वालों में मैं भी शामिल था योर ऑनर, आने वाले ने कहा। स्टीमर अब कहाँ है? साकावा ने पूछा। हमने इसे मोकारो की समुद्री हदूद से बाहर निकाल दिया था, आने वाले ने कहा। ठीक है, साकावा बोला। कैप्टन ने यह तहरीरी वार्निंग दी थी और इसकी नकल पर मेरे दस्तखत लिए थे। उसने एक कागज़ साकावा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। साकावा ने पहले इसे तेज नज़रों से घूरा और फिर कागज़ लेकर पढ़ने लगा। जाओ, वो कुछ देर बाद हाथ हिलाकर बोला। इसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर किसी को हुक्म दिया था कि फ्रॉक को इसके सामने पेश किया जाए, और वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर इसके सामने पेश किया गया। एक बार फिर फ्रॉक के हाथों में हथकड़ियाँ नजर आईं, लेकिन वो सीना ताने किसी चट्टान की तरह इस्तादा था। साकावा जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ बोला, फ्रांस तुम्हारा हलीफ बन गया है, लेकिन तुम मुझे बहुत महंगे पड़े हो। $50,000 बहुत होते हैं, साकावा ने कहा। फ्रॉक कुछ ना बोला। साकावा की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। प्रिंस हरबंडा कहाँ है? साकावा बिलाखे धाड़ा। मैं नहीं जानता, कल रात तक मैं लॉन्च पर था। गैर मुतवक्का तलातम ने लॉन्च को तबाह कर दिया। हो सकता है गर्क हो गया हो, बचाए जाने वालों में नजर नहीं आया था, फ्रॉग ने कहा। वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हें बचाया था? साकावा ने पूछा। फ्रांस का स्टीमर था, वो लोग शायद मौसमियाती तहकीक करते हैं, फ्रॉग ने बताया। हरबंडा के साथ और कौन था? साकावा ने पूछा। प्रिंसेस टाला बुआ का स्पेनी सेक्रेटरी इमरान, 2 ईरानी जो प्रिंस के बॉडीगार्ड्स थे। इमरान प्रिंस के साथ ही गर्क हो गया। दोनों ईरानी बच गए थे, वो स्टीमर पर हैं, फ्रॉग ने बताया। तुमने एडली दे सावा और किसी ढंप लुपोका के मुतालिक बताया था, साकावा ने पूछा। इस सफ़र के दौरान में वो दिखाई नहीं दिए, फ्रॉग ने बताया। अब तुम अपनी सलाह खुद ही तजवीज़ करो, साकावा बोला। फ्रांस से झगड़ा मोल लेना हो तो मुझे हाथ लगाना, फ्रॉग ने कहा। मैं तुम्हारी खाल उतरवाकर तुम्हें फ्रांस के हवाले कर दूंगा, बेफिक्र रहो, साकावा बोला। तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते, गुलाम इब्ने गुलाम। खाल उतर जाने के बावजूद मैं आज़ाद रहूंगा, फ्रॉग ने कहा। यकीन करो, मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मारूंगा, साकावा बोला। अगर मेरी आधी सिसकी भी सुन सके तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा, फ्रॉग ने कहा। साकावा दांत पीस कर रह गया। साहिब इख्तियार था, लेकिन न जाने इसके जहन में क्या था कि फौरन ही अपनी हालत पर काबू पाकर मुस्कुरा दिया। वैसे ही दोनों पलके झपकाए बगैर एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। इस जजीरे को समंदर निगल गया जहाँ पिछली रात उन लोगों ने जश्न मनाया था, साकावा किसी सांप की तरह फुफकारा। इत्तफाकात ही ने तुम्हें चैंपियन बना दिया है, फ्रॉग ने खुश्क लहजे में कहा। और इत्तफाकात ही ने तुम्हें मेरे चुंगल में ला फंसाया है। देखूंगा कि किंग चैंग तुम्हें किस तरह रिहाई दिलाता है, साकावा बोला। मुझ जैसे ना जाने कितने गुलाम किंग चैंग की शान बढ़ाने के लिए जिंदा रहेंगे, फ्रॉग गुर्राया। ठीक इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और साकावा ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाला शायद कोई ऐसी ही बात कह रहा था कि साकावा के चेहरे पर सरसीमगी के आसार नजर आने लगे। फ्रॉग इसे बहुत गौर से देख रहा था। दफातन साकावा ने रिसीवर कैडल पर रखकर अपने सिपाहियों से कहा, इसे ले जाओ।
फ्रॉक खुद ही दरवाजे की तरफ मुड़ा और शाहाना अंदाज में चलता हुआ साकावा के दफ्तर से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद ही साकावा भी उठा था। बाएं जाने वाले दरवाजे से गुजरकर वो ऑपरेशन रूम में पहुंचा। ऑपरेटर्स ने इसे ताज़ीम दी। ये सब जापानी थे। कॉल कितनी देर से जारी है? इसने चीफ ऑपरेटर से सवाल किया। पहली कॉल पर मैंने आपको आगाह किया था योर ऑनर, एक ने कहा। ठीक है, तुमने कोई जवाब तो नहीं दिया? साकावा ने पूछा। नहीं योर ऑनर, ऑपरेटर बोला। स्विच ऑन करो, साकावा बोला। इसे ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। हेलो मोकारो, हेलो मोकारो, ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। प्रिंस हरबंडा कॉलिंग, मोकारो। हेलो मोकारो, प्रिंस हरबंडा कॉलिंग। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इस तवक्का पर मोकारो वालों को से मुखातिब हूँ कि कोई तो मेरी आवाज़ सुन रहा होगा। ए अहलियान मोकारो, मैं प्रिंस हरबंडा तुमसे अंग्रेज़ी में मुखातिब हूँ। फ्रांसीसी इसलिए नहीं बोल सकता कि मुझे फ्रांस से नफरत है। 18 साल पहले मैंने कसम खाई थी, फ्रांसीसी नहीं बोलूँगा, मादरी ज़बान भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बनकाटा मेरी माँ फ्रांसीसियों की ग़ुलाम है। हेलो मोकारो, कोई सुन रहा है या नहीं? प्रिंस हरबंडा कॉलिंग। अब मैं इस सुअर का नाम लेता हूँ जिसने मोकारो को तबाही के किनारे पर पहुँचा दिया है। साकावा, क्या तू सुन रहा है? आवाज़ आई थी। साकावा ने थूक निगलकर होंठों पर जबान फेरी और ट्रांसमीटर से टेप रिकॉर्डर अटैच कर देने का इशारा किया। कुछ देर बाद हरबंडा फिर साकावा को पुकारने लगा। साकावा, तेरे आदमियों ने मेरे दोस्त डेडली फ्रॉक को पकड़ लिया है। इसने यकीनन यही कहा होगा कि हरबंडा डूब गया है, लेकिन वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ। क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि फ्रॉक को गजन पहुँचा सके? मैं हरबंडा तुझे वार्निंग देता हूँ, अगर इस पर हल्का सा भी तशद्दुद हुआ तो तेरी खैर नहीं। और अब ए मोकारो के बाशिंदों, मैं फिर तुमसे मुखातिब हूँ। साकावा नहीं चाहता कि मैं मोकारो में कदम रखूँ। अगर फ्रॉग ने मेरा साथ ना दिया होता तो साकावा मुझे कत्ल करवा देता। आवाज़ आ रही थी। बकवास बंद करो, साकावा ट्रांसमीटर से करीब होकर बोला। ये कौन बदतमीज़ है जो मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं साकावा बोल रहा हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे मुखातिब करने की अक्लमंदी कर बैठे। कान खोल कर सुन लो। हिज मैजिस्ट्री का फरमान है कि जब तक तुम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगोगे तो मोकारों में दाखिल नहीं हो सकोगे। साकावा ने कहा। हिज मैजिस्ट्री कभी ऐसा फरमान जारी नहीं कर सकते। तू झूठा है। हिज मैजिस्ट्री रिवायात के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा बाप मोकारों के शाही खून से ताल्लुक़ नहीं रखता। हरबंडा की आवाज़ आई। हिज मैजिस्ट्री लकीर के फ़कीर नहीं हैं, इनके हवाले से झूठ नहीं बोल सकता। तुम बराह रास्त उन्हें मुखातिब कर सकते हो। साकावा ने कहा। मैं जानता हूँ कि तूने औरत और शराब का जादू चलाया है। हरबंडा की आवाज़ आई। प्रिंस हरबंडा, हद से ना बढ़ो, साकावा ने कहा। मैं फिर वार्निंग देता हूँ कि फ्रॉक को कोई गज़न ना पहुँचे। हरबंडा ने कहा। अगर इसने तुम्हारा पता ना बताया तो जान से मार दूंगा, साकावा बोला। वो वफादार दोस्त कभी अपनी ज़बान ना खोलेगा, हरबंडा ने कहा। तो फिर इसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती, साकावा ने कहा। अच्छा, मैं देखूंगा, और इस बड़ी ताकत की धमकी को भी देखूंगा जो इसने मोकारों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने वालों को दी है। हरबंडा की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद सन्नाटा छा गया था। साकावा ने टेप रिकॉर्डर निकलवा कर अपने दफ्तर में पहुंचाने का इशारा किया और ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आया। एक बार फिर वो अपने दफ्तर में दाखिल हो रहा था और इसकी आंखों में गहरी तशवीश के आसार नुमाया थे। फ़ोन पर किसी से रब्ता कायम करके फ्रॉक को दोबारा पेश करने का हुक्म देकर रिसीवर कैडल पर रखा और ब्यूरो से शराब की बोतल निकाल ली। शराब नोशी ही के दौरान में फ्रॉक लाया गया। वो कहर आलूद नज़रों से साकावा को घूरता रहा। साकावा के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे इसने महज अपनी मैनोशी का स्टाइल दिखाने के लिए फ़्रॉक को तलब किया हो। थोड़ी देर बाद खाली गिलास मेज़ पर रखकर वो फ़्रॉक की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमने कहा था कि हरबंडा गर्क हो गया? वो बेहद नरम लहजे में बोला। हाँ, मैंने कहा था, फ़्रॉक ने कहा। लेकिन वो जिंदा है, साकावा ने कहा। हो सकता है, फ़्रॉक ने लापरवाही से कहा। और तुम जानते हो कि वो कहाँ है? साकावा मेज़ पर घूंसा मारकर धाड़ा। फ़्रॉक को जवाब देने की बजाय से टटोलने वाली नज़रों से देखने लगा। ट्रांसमीटर पर रिकॉर्ड की हुई कॉल का टेप इस दौरान में साकावा के ऑफिस वाले टेप रिकॉर्डर पर चढ़ाया जा चुका था। इसने इसे चलाने का इशारा किया। मोतमिद ने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया। रिकॉर्ड की हुई आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फ़्रॉक के होंठों पर नमूदार हुई, क्योंकि यह हरबंडा की बजाय इमरान की आवाज़ थी। वो बहैसियत हरबंडा साकावा से मुखातिब हुआ था, लेकिन इमरान ने तो कहा था कि इसे इंग्लिश नहीं आती। बहरहाल इसका ये मतलब हुआ कि साकावा हरबंडा की आवाज़ नहीं पहचान सकता। वो सोचता रहा और इमरान की अक्लमंदी पर अश करता रहा। इसकी जान बचा लेने का यही मुनासिब तरीन तरीका था। अब साकावा इसे ज़िंदा रखने पर मजबूर होगा, तावक्त यह कि वो इसे हरबंडा का सही पता ना बता दे।
कॉल के इख्तिताम पर साकावा इसे घूरता हुआ बोला, अब क्या कहते हो? सचमुच मेरी खाल उतार दो, तब भी ना बताऊंगा, फ्रॉग ने कहा। तुम प्यासे मालूम होते हो, साकावा ने नरम लहजे में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फ्रॉग बोला। मैं तुम्हें ज़रूर पिलाऊंगा, साकावा ने कहा। इस वहम में ना पड़ो कि नशे में मुझसे कुछ उगलवा सकोगे, फ्रॉग बोला। सुनो फ्रॉग, तुम्हारी वजह से मेरे कई दर्जन आदमी ज़ाया हुए हैं। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम मुझसे तावन करो, साकावा ने कहा। हो सकता है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया, फ्रॉग ने कहा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? साकावा बोला। तुम्हारी कैद ही मुझे जिंदा रख सकती है, फ्रॉग ने कहा। साफ साफ कहो, साकावा बोला। मैं फ्रांस की गिरफ्त में आ गया हूँ, फ्रॉग ने कहा। खुलकर बात करो, साकावा बोला। अभी इसका वक्त नहीं आया, फ्रॉग ने कहा। बैठ जाओ, साकावा सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला। मैं पहले भी तुमसे डंप लोपोका और लुइसा का जिक्र कर चुका हूँ। नहीं कह सकता कि इन लोगों ने क्या चक्कर चलाया है, फ्रॉग बैठता हुआ बोला। साकावा इसे खामोशी से देखता रहा। फ्रॉग फिर बोला, हम ख्वाह आपस में झगड़ा कर बैठे। न तुम्हारे आदमी मुझे कॉफ़ी में बेहोशी की दवा देने की कोशिश करते और ना ही तुम्हारे खिलाफ झंझलाहट में मुब्तला होता, फ्रॉग बोला। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अकल से काम लेना चाहिए था, साकावा ने कहा। इन लोगों का ख्याल है कि यहाँ फ्रांस के मफाद के खिलाफ कुछ हो रहा है। बेचारा हरबंडा एक मोहरे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता, फ्रॉग ने कहा। तुम जानते हो कि हरबंडा कहाँ है, साकावा ने कहा। मैं जानता हूँ, फ्रॉग बोला। तो फिर मुझे बता दो, साकावा ने कहा। तुम असल मामले की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? हरबंडा में क्या रखा है? हरबंडा एक स्कीम में शामिल था जो फेल हो गई। अब वो मुकारों में दाखिल होने का कोई दूसरा जरिया तलाश करेंगे। रही हरबंडा की बात, तो मैं इसे दोस्त कह चुका हूँ, इससे नहीं फिर सकता। ख्वाह तो मुझे अपने शिकारी कुत्तों से नचवा दो, फ्रॉग ने कहा। साकावा फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स की तरफ से मुतवज्जा होकर बोला, हथकड़ियाँ खोल दो। फ्रॉग के चेहरे पर पहले तो हैरत के आसार नजर आए, फिर इसने खुद पर काबू पा लिया। साकावा ने ब्यूरो से दूसरा गिलास निकाला और इसमें फ्रॉग के लिए शराब उंडेलने लगा। दोस्ती का जाम। गिलास आगे सुखाते हुए इसने फ्रॉग को मुखातिब किया। बशर्तो वफादारी, फ्रॉग ने कहा। मैं तुम्हें गलत समझा था, साकावा संजीदगी से बोला। तलाफी कर दी जाएगी, फिक्र मत करो। फ्रॉग ने गिलास उठाया, दोनों ने गिलास टकराए और बरसों पुराने दोस्तों की तरह पीने लगे। जाओ, साकावा ने गार्ड की तरफ हाथ उठाकर कहा। गार्ड्स के चले जाने के बाद फ्रॉग बोला, मैंने हरबंडा से महज इसीलिए ताल्लुकात बढ़ाए थे कि किसी तरह डंप लोपोका पर हाथ डाल सकूं। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैंने इसके हाथों कितनी बड़ी शिकस्त खाई है। मैं इसकी फिक्र में था कि तुम उलझ पड़े, फ्रॉग ने कहा। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुमने इससे शिकस्त किस तरह खाई थी, साकावा बेहद नरम लहजे में बोला। हो सकता है मैं तुम्हें बता दूँ, लेकिन इसकी तशहीर पसंद नहीं करूँगा। मेरे लिए मर जाने का मकाम है, फ्रॉग ने कहा। फ्रॉग का गिलास खाली हो चुका था। दोबारा लबरेज किया गया और वो एक एक घूंट लेकर डंप लोपोका की कहानी दोहराने लगा। साकावा बड़े गौर से सुन रहा था। इख्तिताम पर भराई हुई आवाज़ में बोला, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बताने की इब्तिदा ना की होती तो तुम तक लोपोका और लुइसा का नाम क्यों कर पहुंचता? लेकिन तुम तो हवा के घोड़े पर सवार थे, फ्रॉग ने कहा। शायद मुझसे गलती हुई थी। अब तुम इन दोनों तक मेरी रहनुमाई करोगे। हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आने पाएगा। तुम अपना यही बयान हिज़ मजिस्ट्री के सामने दोहराओगे। मैं तुम्हारे लिए माफ़ीनामा हासिल करूँगा। माफ़ीनामा कल के लाफिकता में शाया होगा और तुम यहाँ आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकोगे, साकावा बोला। डंप लोपोका, फ्रॉग दांत पीसकर बड़बड़ाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।